नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि लोक प्रशासन की। लोक प्रशासन में हम संगठन की बात कर रहे थे। अब संगठन में विचारधाराएं हैं। पहले विचारधारा देखते हैं, शास्त्रीय विचारधारा, क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं क्लासिकल थ्योरी यानी शास्त्रीय विचारधारा। ये संगठन के अध्ययन की पहली विचारधारा, इस कारण इसे परंपरागत विचारधारा भी कहा जाता है। इस विचारधारा संगठन में काम करने वाले लोगों के औपचारिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। औपचारिक संबंध होते हैं, ओनली फॉर्मेलिटीज वाले, इस कारण इसे औपचारिक विचारधारा कहा जाता है। इस विचारधारा में संगठन के मानवीय पहलू पर कम ध्यान दिया जाता है। मानवीय पहलू पर कम ध्यान दिया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस कारण इसे यांत्रिक विचारधारा भी कहा जाता है। इस विचारधारा में संगठन की संरचना पर बल दिया जाता है। संगठन की संरचना पर बल दिया जाता है। इसे संरचनात्मक विचारधारा भी कहा जाता है। हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, लिंडसे, उर्विक, मैक्स वेबर, मैरी पार्कर फोलेट तथा एफ.डब्ल्यू. टेलर इस विचारधारा के समर्थक हैं। अब हेनरी फ्योल आते हैं। हेनरी फ्योल फ्रांस के एक इंजीनियर थे। फ्योल ने 1916 में फ्रेंच भाषा में लिखी बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लिखी इन्होंने फ्रेंच भाषा में। 1929 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद करा। अब फ्योल के अनुसार बात करें तो किसी भी संगठन में 6 गतिविधियाँ होती है। कितनी होती हैं? 6। किसी भी संगठन में 6 गतिविधियाँ होती है। 6 गतिविधियाँ कौन सी होती है? सबसे पहले होती है वाणिज्य गतिविधि यानी कि कमर्शियल, प्रबंधकीय गतिविधि यानी मैनेजरियल, सुरक्षा गतिविधि यानी कि सिक्योरिटी की, तकनीकी गतिविधि यानी कि टेक्निकल होती है, और लेखांकन यानी अकाउंटिंग की होती है। फिर वित्तीय यानी फाइनेंशियल होती है। इसे टोटल मिला के जो हम कहते हैं शॉर्ट तरीके से एक्सियम स्टाफ कहा जाता है। 6 गतिविधियाँ सम्मिलित होती है संगठन में। अब फ्योल इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधकीय गतिविधि को मानता है, ठीक है। कोई भी प्रबंधक के 5 कार्य होते हैं। जो प्रबंध करेगा उसके 5 कार्य होते हैं। कौन से? ये भी याद रखिएगा। इसे PO-CCC के नाम से जानते हैं। PO-CCC में P जो पहला है वो उसका प्लानिंग है। यहाँ पर अर्थ प्लानिंग यानी योजना बनाना। दूसरा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय स्थापित करना। चौथा कमांड यानी कि आदेश देना, नियंत्रण स्थापित करना, कंट्रोल। 5वां इसे PO-CCC के नाम से जानते हैं। अब फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए। कितने दिए? 14। अब कार्य विभाजन की बात करते हैं। सबसे पहला कार्य विभाजन। जो व्यक्ति जिस कार्य को सही ढंग से कर सकता है उस व्यक्ति को वही कार्य दिया जाना चाहिए। उचित व्यक्ति उचित काम। जो व्यक्ति जिस कार्य को कर सकता है ना वही दिया जाना चाहिए। को उसकी एबिलिटी मेंटली तौर पे, फिजिकल तौर पे उस काम की होनी चाहिए जिस काम के लिए आप उसे रख रहे हो, जो काम उसे दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो काम वो कर नहीं सकता वो काम आप थोप दें। तो कार्य विभाजन का तरीका ये होना चाहिए। दूसरा है सत्ता व उत्तरदायित्व का सिद्धांत। जितनी सत्ता दी जाए उतना ही कार्य भी दिया जाना चाहिए, यानी जितना पद बढ़ा दिया जाए उतना ही बड़ा काम उसको दिया जाना चाहिए। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। तीसरा है पद सोपान यानी हायरार्की का सिस्टम होगा। कैसे होगा? संगठन में प्रत्येक आदेश ऊपर से नीचे की ओर। संगठन बना, आदेश हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। ऊपर से नीचे की ओर यानी बड़ा, हमसे जो बड़ा ऑफिसर होगा वो हमें आदेश देगा छोटे वाले को, अधीनस्थ वाले को, ठीक है। जबकि निवेदन जो है नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। छोटा है, बड़े पद वाले को क्या करेगा? निवेदन ही कर सकता, आदेश थोड़ी ना दे सकता है, ठीक है। तो ये सिस्टम होना चाहिए। इसे हम स्केलर कहते हैं। सोपान में प्रत्येक कार्य उचित प्रक्रिया से होता है। फ्योल के अनुसार पद सोपान का कठोरता से पालन करने में कार्यों में देरी होती है। यानी कि अब खुद ही कहता है कि इन हायरार्कीज का हम पालन करेंगे, यानी उच्च पद से निम्न पद, आदेश, निवेदन, इसको देखेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब गेंग प्लांग की बात करें। पद सोपान की कठोरता से पालन करने पर होने वाले कार्यों में देरी को दूर करने के लिए फ्योल ने एक गेंग प्लांग सिद्धांत दिया। गेंग प्लांग का शाब्दिक अर्थ है लकड़ी का एक तख्ता होता है। इसके अंतर्गत किसी भी संगठन में 2 समकक्ष अधिकारी अपने उच्च अधिकारी को पूर्व सूचना देते हुए संपर्क स्थापित करते हैं। एक दूसरे के समकक्ष कोई अधिकारी है तो वो अपने उच्च अधिकारी को पहले से सूचना दे सकते हैं और संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फिर है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। किसी भी संगठन में आदेश देने वाला केवल एक ही होना चाहिए। कितना? एक, ताकि लोगों में कन्फ्यूजन ना हो, जो इनके अंडर काम कर रहे हैं उनमें कन्फ्यूजन ना हो। फ्योल के अनुसार इस सिद्धांत की कठोरता से पालना नहीं होने पर कार्यों में दोहराव होता है तथा कोई भी कार्य ढंग से नहीं होता है। यानी बार बार कोई अलग अलग आदेश देगा तो कार्यों में दोहराव होता है। फ्योल को आदेश की एकता का सिद्धांत का जनक कहा जाता है। आदेश की एकता का सिद्धांत का जनक कहा जाता है। निर्देश की एकता
निर्देश की एकता, किसी भी संगठन को अलग अलग कार्यों में बांट दिया जाता है। एक कार्य के लिए आदेश देने वाला एक व्यक्ति हो और उसे निर्देश की एकता कहा जाता है। देखो, कार्यों में बांट दिया जाता है, निर्देश देने वाला एक होना चाहिए, उसे निर्देश की एकता कहा जाता है। निर्देश की एकता आदेश की एकता का ही एक भाग होता है। अब बात करें स्थायित्व की, कर्मचारियों की भर्ती कुछ समय के लिए नहीं करके उनकी स्थायी भर्ती होनी चाहिए, अग्निवीर नहीं बनाना चाहिए ना। कुल मिला के वेतन की बात करें तो वेतन संगठन के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कर्मचारी को उसके कार्य के अनुरूप वेतन दिया जाना चाहिए। जैसा काम करे उसके अकॉर्डिंग उसे सैलरी दे दी जाए। अनुशासन अनुशासन की बात करें तो अनुशासन तो डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। फिर आता है व्यक्तिगत हितों पर सांगठनिक हितों को प्राथमिकता देना चाहिए। व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए, उस संगठन का, जिस संगठन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसको प्राथमिकता, उसके हित को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत स्वार्थ को। फिर केंद्रीकरण की बात करें, इसमें केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो संगठन में सभी शक्तियाँ एक व्यक्ति में केंद्रित होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। पावर ऑफ अटॉर्नी एक होना चाहिए। साम्यता की बात करें, साम्यता संगठन के सभी कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना, अलग अलग नहीं, भेदभाव नहीं करना चाहिए कर्मचारियों के बीच में, वरना फिर वैमनस्य बढ़ता है कर्मचारियों में और वो भी फिर उसका इफेक्ट कंपनी पर, संगठन पर पड़ता है। फिर बात करें ऑर्डर यानी क्रम की बात करें, क्रम प्रत्येक कार्य व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, एक क्रम में, एक सीक्वेंस में होना चाहिए व्यवस्थित ढंग से। पहल की बात करें, देखो संगठन में काम करने वाले कर्मचारी को संगठन के हितों में अपनी रचनात्मकता का उपयोग करना चाहिए। भाई हर एम्प्लॉय कई बार वो सजेशन दे पाता है कंपनी वालों को, कुछ बड़े वाले कंपनी वाले को भी दिमाग में नहीं आता, तो छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर वो पहल करते हैं, कुछ बात बताना चाहते हैं तो उनकी सुननी चाहिए, ये कहते हैं। और फिर इक्वलिटी स्पिरिट, संगठन के सभी कर्मचारियों में एक उद्देश्य को लेकर टीम भावना होनी चाहिए। सभी कर्मचारियों में टीम भावना होनी चाहिए, अलग अलग नहीं, एक दूसरे को काटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब लिंड से उर्विक आते हैं जिन्होंने 8 सिद्धांत दिए। कितने? 8। उर्विक ने संगठन के 8 सिद्धांत दिए। सबसे पहला सिद्धांत दिया उद्देश्यों का सिद्धांत। प्रत्येक संगठन का एक उद्देश्य होना चाहिए तथा सभी कर्मचारियों को इस उद्देश्य की जानकारी भी होना चाहिए। एक उद्देश्य संगठन का होना चाहिए, इस संगठन में सभी कर्मचारियों के उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। परिभाषा का सिद्धांत, संगठन में काम करने वाले प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी के दायित्व परिभाषित होने चाहिए कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। समरूपता का सिद्धांत, सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच समानता होना चाहिए। एक सत्ता है, उत्तरदायित्व यानी पद ताकत कितनी है और उससे जुड़े आपके कर्तव्य कितने हैं, उसके बीच में समानता होनी चाहिए। विशेषीकरण का सिद्धांत, जो व्यक्ति जिस कार्य में विशेषज्ञ है उसे वही कार्य किया जाना चाहिए, करवाना चाहिए। कोई कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, कोई डायरेक्शन, कोई कोऑर्डिनेशन अच्छा करता है, कोई ऑर्डर की पालना अच्छे से करवाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे काम दिया जाना चाहिए। अगला देखें, फिर है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी को लेना चाहिए। नीचे का अधिकारी जो काम कर रहे हैं उसका उत्तरदायित्व बड़े अधिकारी को लेना चाहिए। पद सोपान का सिद्धांत, प्रत्येक कार्य उचित प्रक्रिया से होना चाहिए, एक हायरार्की के द्वारा। समन्वय का सिद्धांत यानी कोऑर्डिनेशन की बात करें, कोऑर्डिनेशन संगठन में काम करने वाली विभिन्न इकाइयों के बीच समयबद्ध सहयोग सुनिश्चित करना, एक सहयोग स्थापित होना चाहिए। नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत, एक उच्च अधिकारी द्वारा प्रभावी ढंग से अपने अधीनस्थ को नियंत्रण करने की क्षमता नियंत्रण की सीमा कहलाती है। अपने अधिकारी जो अधीनस्थ नीचे काम कर रहा है उसको कंट्रोल में कैसे रखें। उर्वी के अनुसार एक उच्च अधिकारी 5 से 6 अधीनस्थ अधिकारियों का प्रभावी नियंत्रण कर सकता है। अपने से नीचे के 5 से 6 अधिकारियों को, अपने 5 से 6 कर्मचारियों को देख सकता है। ठीक है। लुथर गुलिक ने 10 सिद्धांत दिए। लुथर गुलिक की बात कर ले। गुलिक ने संगठन के संदर्भ में 10 सिद्धांत दिए। सबसे पहला सिद्धांत कार्य विभाजन, उचित कार्य उचित व्यक्ति द्वारा उचित कार्य, हमने वही बात की, जो जिस एबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग काम। नियंत्रण की सीमा, नियंत्रण की सीमा, ठीक है, नियंत्रण भी होना चाहिए। आदेश की एकता, आदेश देने वाले एक हो। पद सोपान का पालन हो। संगठन की स्थापना के आधार पर बात करें तो गुलिक के अनुसार किसी भी संगठन की स्थापना इन 4 आधारों में से एक आधार पर होती है। इन्हें संयुक्त रूप से 4Ps कहा जाता है। क्या क्या उद्देश्य होंगे स्थापना? एक तो व्यक्तिगत हो सकती है, एक उद्देश्य हो सकता है, एक स्थान हो सकता है, एक प्रक्रिया हो सकता है, जिसे हम 4Ps कहते हैं, यानी पर्सन, पर्पस, प्लेस और प्रोसेस। प्रत्यायोजन की बात करें, डेलीगेशन की, प्रत्यायोजन डेलीगेशन, उच्च अधिकारी द्वारा अपने कार्यों को निम्न अधिकारियों को सौंपना प्रत्यायोजन कहलाता है। डेलीगेशन दे दिया, आपने जो बड़े अधिकारी हैं छोटे कार्यों को, छोटे अधिकारियों को अपना काम सौंप देते हैं, वो है प्रत्यायोजन।
गुली के अनुसार बात करें, किसके अनुसार? गुली के अनुसार प्रत्यायोजन से उच्च अधिकारी का कार्यभार कम होता है। प्रत्यायोजन से जो है उच्च अधिकारी का कार्यभार कम हो जाए, क्योंकि नीचे वाले अधिकारी को दे दिया तो उसका कार्यभार कम हो जाएगा। निम्न अधिकारी को भावी कार्य के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है। विकेंद्रीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण। संगठन की सभी शक्तियां एक अधिकारी में केंद्रित नहीं होकर उसे अनेक अधिकारियों में बांट दी जानी चाहिए, एक अधिकारी में नहीं होनी चाहिए। सूत्र वो स्टाफ की बात कर रहे हैं। गुली के अनुसार किसी भी संगठन के लिए किए गए या लिए गए निर्णय को लागू करने वाले लोग सूत्र कहलाते हैं, जबकि निर्णय लेने तथा निर्णय के क्रियान्वयन में सहायता करने वाले लोग स्टाफ कहलाते हैं। निर्णय लेने वाले तो क्या हो गए? सूत्र, और जो उस पर जो काम करेंगे वो क्या होंगे? कर्मचारी या स्टाफ कहते हैं उसको। विचार द्वारा समन्वय की बात करें, संगठन के उद्देश्य के प्रति कार्मिकों में जागरूकता का विचार होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। समितियों द्वारा समन्वय की बात करें, समितियों द्वारा समन्वय। गुली के अनुसार संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अलग अलग लोगों की समितियां भी बनाई, कमेटीज बनानी चाहिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग कार्य के लिए बना देनी चाहिए। ठीक है।